हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मीन्स होता है विद इन। सो विद इन मीन्स क्या हो गया, विद इन द मेम्ब्रेन सिस्टम जो सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मेक श्योर कि वो वाला वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम इन 2023। ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। उसके अलावा गोल्जी एपरेटस या फिर जिसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सो ये चार सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि एक दूसरे के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इनका जो फंक्शनिंग है वो एक दूसरे के थ्रू कोऑर्डिनेटेड है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फर्स्ट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम शॉर्ट में ER के नाम से जानते हैं। बिकॉज आगे अभी जब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ER लिखा होगा। सो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। और अभी तक में जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतना तो वो समझ ही लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको शॉर्ट में ER लिखा जाता है। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये क्या है, ये एक होता है नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब भी यही होता है फाइन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। अब कहने की बात ये हो गई कि ये है हमारे पास एक सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसी से इस तरीके का क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक, ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम RER शॉर्ट में, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम SER शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मींस जो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, तो उसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं राउंड शेप में, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ होती है, खुरदरी हुई हो जाती है। तो उस बेसिस पे विद द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है, तो इसकी सरफेस कैसे ही हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो हो जाती है रफ। सो उस बेसिस पे कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन को बनाने में इनका ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसका, राइबोसोम्स का। उसके बाद जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ये स्मूथ अपीयरेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। उसके अपार्ट वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड्स की सिंथेसिस, लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये दो टर्म्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड्स की सिंथेसिस फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बिकॉज ये दो पॉइंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब जो हमने ये जो लिखा हुआ है इस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। सो इस तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक इज कनेक्टेड विद दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है।
अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो साइड मान लेते, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। तो जो आउटर एंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या फिर आउटर साइड जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो कनेक्टेड होती है ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं इससे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका आउटर एंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इनर एंड है, इनर साइड है, वो कहाँ से कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यही इसकी ओरिजिन साइट भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा था न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, ये यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। सो हम बोलते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इनर साइड, इनर एंड जो है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस होता है, ये वाला जो रीजन होता है आउटर वाला, उस पर राइबोसोम मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके के टाइनी स्फेरिकल शेप के राइबोसोम्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इस पे इसके आउटर सरफेस पर अटैच्ड होते हैं और उसी की वजह से इसका जो सरफेस है, इसकी जो अपीयरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या होती है, रफ हो जाती है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। सो दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या बियर करता है ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम शॉर्ट में आर मीन्स रफ, ई मीन्स एंडो, प्लाज्मिक, आर मीन्स रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद इन दी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, वो स्मूथ अपीयरेंस का होगा वो स्ट्रक्चर, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में SER के नाम से जानते हैं। ये हो गई बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अब आता है फंक्शन की। अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन बन रही है RER में, वो किस तरीके की होती है, वो अनमॉडिफाइड होती है, अनमेच्योर, इमेच्योर कहने का मतलब हो गया ये, ठीक है। वो पूरी तरीके से मेच्योर फॉर्म में नहीं होती है। इसीलिए आता है अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसको हम जानते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस के नाम से। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस है, वहाँ पर प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसका मैच्योरेशन, उसका मॉडिफिकेशन होता है। और उसके बाद जब वहाँ पर मैच्योर मॉडिफाई हो जाती है, तब जो उसका टारगेट पॉइंट होता है, जो उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उसके लिए गोल्जी एपरेटस से डिलीवर कर दी जाती है। सो गोल्जी एपरेटस में हम देखेंगे कि कैसे प्रोटीन्स जो है मॉडिफाई होती हैं और डिलीवर होती हैं अपने टारगेट लोकेशन पर, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वहाँ पर क्या होता है, क्या फंक्शन कर रहा होता है इंपॉर्टेंट, वो करता है लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन। सो ये दो पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, लेकिन अगर ये पूछा जाए हमसे क्वेश्चन में कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, उसके बाद उसका जो मॉडिफिकेशन है, उसका जो मैच्योरेशन है, वो कहाँ होता है, वो होता है गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस होती है, किस फॉर्म में, अनमॉडिफाइड और इमेच्योर फॉर्म में, ठीक।
इसके बाद अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसी की मेम्ब्रेन से ओरिजिनेटेड है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, इस तरीके का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर पूरा इस तरीके से, ये हो जाएगी सेल। सो जिसका जो आउटर एंड है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ। इनर जो एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप के साथ। अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं ये कुछ डॉट डॉट फॉर्म में स्फेरिकल राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इसके आउटर सरफेस पे, जो कि कहलाते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो हैं ये क्या है, इन्हीं की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस देखी जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, ये हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉल्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स में लिपिड के जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। सो इसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपने अच्छे से समझी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको हम गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, सो इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। सो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। 1898 में 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। रेटिकुलर मीन्स वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा डेंसली स्टेन्ड थी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था। और कहाँ पर था, न्यूक्लियस के पास में। ये देखा, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक एंड सिस्टर्नी। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, वो फ्लैट डिस्क शेप की सैक और सिस्टर्नी प्रेजेंट थी। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। कब, 1898 में, ठीक है। और जो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी है, एनिमल सेल्स में तो हम इसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अगर प्लांट सेल्स की बात की जा रही है तो वहाँ पर ये जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, उसको हम डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी तो हम पढ़ लेते हैं और हम शुरू से जब पढ़ते आ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो डिफर करते हैं वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के केस में गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी जो है उसको हम डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया गोल्जी एपरेटस से प्लांट सेल्स के ऊपर में जो कि लिखा होगा डिक्टियोसोम, और हम पढ़ के नहीं जाएंगे, हम हवा में पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत करेंगे, जाहिर सी बात है। सो ये नहीं करना है। जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक टर्म, एक नाम जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी जो है उसको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
दीज आर स्टैक्ड टू पैरेलल टू ईच अदर। ये जो सिस्टर्नी हैं जो गोल्जी एपरेटस में प्रेजेंट हैं, फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी, ये क्या है, ये पैरेलली एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, स्टैक्ड होती हैं, अटैच होती हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्जी सिस्टर्नी, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है सिस्टर्नी, ठीक है। अब ये नाम याद रखना है, सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं गोल्जी एपरेटस में, और इसी से मिलता जुलता एक नाम आएगा क्रिस्टी। क्रिस्टी जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहाँ होता है, वो देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा नाम क्रिस्टी, और गोल्जी एपरेटस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सिस्टर्नी। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, इवन मैं भी किसी टाइम पे इन दोनों नाम में कंफ्यूज रहती थी कि सिस्टर्नी और क्रिस्टी ऐसा वैसा, मतलब सो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज्म में पाए जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा बता दिया कि अगर किसी को इस चीज़ के जैसे मेरे जैसा कोई स्टूडेंट हो जिसको कन्फ्यूज़न हो तो उसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। So the Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus, ठीक है। concentrically मतलब कहने का मतलब हो गया कि having the common center, ठीक है। एक common center जो है वहाँ से ही originate होती है ये Golgi cisternae। क्योंकि जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है जिसको हम गोल्जी सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं, तो ये जो गोल्जी एपरेटस होता है इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस, ठीक है। अब सिस फेस जो होता है ये कहाँ होता है, ये होता है नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ होता है, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, ये होता है। तो ये जो दो फेस हैं, अब ये जो सिस्टर्नी है ये कैसी होती है, ये होती है कॉन्वैक्स। कॉन्वैक्स लेंस पता है, सो कॉन्वैक्स कैसा होता है, इस तरीके की शेप का होता है। और ये जो ट्रांस होते हैं ये होते हैं कॉनकेव, इस तरीके से। ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, कॉन्वैक्स कॉनकेव, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर दिया जिससे कि कॉन्वैक्स कॉनकेव में भी कंफ्यूजन ना हो। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक। सो गोल्जी सिस्टर्नी, अब गोल्जी सिस्टर्नी हमें पता है कि इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, ये जो होती हैं इनको हम जानते हैं सिस्टर्नी के नाम से। सो गोल्जी सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वैक्सिस और फॉर्मिंग फेस, जिसको हम फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, ठीक। अब ये जो पॉइंट है इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझते हैं, क्यों, क्योंकि सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म ये क्या है, ये होते हैं यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज, क्या होते हैं, कन्फ्यूज, ठीक है। सो ये हम ऐसे रफ बेसिस पे ऐसा स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर भैया, गोल्जी एपरेटस का। ठीक, ये क्या है, ये वाला जो रीज़न होता है ये होता है सिस फेस। सिस फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर मान लो ये हो गया इसका सिस फेस, और ये जो स्ट्रक्चर कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। और ये क्या है, ये है सीक्रेटरी वेसिकल, ये कौन सा फेस है इसका, ये है ट्रांस फेस। अब ये जो ट्रांस फेस है इसको हम मैच्योर रिंग फेज मीन्स मैच्योर्ड फॉर्म में जब चीज़ें आती हैं यहाँ पे होती है, और इसको हम जानते हैं फॉर्मिंग फेज, ठीक है।
फॉर्मिंग फेज हो गई। ये जो है ये कैसा होता है, ये होता है कॉन्वैक्स, इस तरीके का, ठीक है। और ये कैसा है, ये है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऐसा। अब ये है गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, और किस फॉर्म में होती है वो सिंथेसिस, अनमॉडिफाइड और इमेच्योर फॉर्म में प्रोटीन्स की जो है सिंथेसिस हो जाती है। सिंथेसिस होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरीके की वेसिकल की फॉर्म में आती हैं। ये जो वेसिकल होती है ये सबसे पहले आती है यहाँ पर, जो गोल्जी एपरेटस की सिस फॉर्म, जिसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, वहाँ पर आती है। यहाँ पर आने के बाद ये पूरा इसमें पास आउट होती है। पास आउट होने के बाद ये जो सिस्टर्नी है, इसी में ये जो अनमेच्योर अनमॉडिफाइड प्रोटीन थी उसका मैच्योरेशन होता है। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो ट्रांस फेज, जो मैच्योरिंग फेज जिसे बोला जाता है, यहाँ से ये इस तरीके की सीक्रेटरी वेसिकल की ही फॉर्म में, जो इसकी टारगेट लोकेशन होती है वहाँ पर जली जाती है, वहाँ पर इसको भेज दिया जाता है। जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहाँ पे इसको रिलीज कर दिया जाता है। कहाँ से, ट्रांस फेज से। सो गोल्जी एपरेटस जो है उसमें इस तरीके से फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद वो एक वेसिकल की फॉर्म में, जो गोल्जी एपरेटस की सिस फॉर्म है, जो कि न्यूक्लियस की साइड पर प्रेजेंट होता है, इवन नियर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर आती है। उसके बाद ये जो गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी है, इनमें क्या होता है, उस अनमॉडिफाइड, उस इमेच्योर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, मैच्योरेशन होता है। जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाती है, अच्छे से फंक्शनल फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो ये ट्रांस फेज है यहाँ पर, जिसको हम मैच्योरिंग फेज के नाम से जानते हैं, यहाँ से ये एक वेसिकल की फॉर्म में वर्ड ऑफ होता है, मीन्स वेसिकल की फॉर्म में ये निकलती है। और उसके बाद इसके को कहाँ भेज दिया जाता है, जो इसका एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, जो टारगेट लोकेशन होती है, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है या फिर अदर प्लेस की प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है, तो वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। सो इस तरीके से ये जो दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर ही एक फुल्ली मैच्योर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलते हैं हम उस लास्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में अरेंज्ड होती हैं ये सिस्टर्न, गोल्जी सिस्टर्नी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर होती है, और कॉनकेव ट्रांस, ठीक है, और जिसको हम मैच्योरिंग फेज के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर होती है, और ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर। सिस एंड ट्रांस फेस, ये जो हैं, जो फेज हैं ऑर्गेनेली की, गोल्जी एपरेटस की, वो दोनों की दोनों इंटायरली डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब एंटायरली डिफरेंट होने का मतलब ये हो गया कि जो सिस फेज है वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है अनमॉडिफाइड इमेच्योर प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद वो सिस्टर्नी जो प्रेजेंट हैं उनमें डिलीवर होती जाती है, और कुछ कुछ फंक्शनिंग होती जाती है, मैच्योरेशन
मॉडिफिकेशन का, और जो ट्रांस फेज है वो क्या कर देती है, फिर उस मैच्योर फॉर्म की जो प्रोटीन है उसको रिलीज कर देती है। सो एक से तो रिसीव हो रही है अनमॉडिफाइड प्रोटीन और एक से रिलीज हो रही है मॉडिफाइड प्रोटीन। सो इस बेसिस पर कहा जाता है कि जो सिस और ट्रांस फेज हैं ऑर्गेनेली की, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर यदि सिस फॉर्म रिसीव ही नहीं करेगी तो ट्रांस फॉर्म जो है वो कहाँ से रिलीज कर देगी, मैच्योर फॉर्म की प्रोटीन को। तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये था स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस का, जो कि हमने भी ड्रॉ करके देख लिया। अब देखते हैं इसके फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक रफ बेसिस पे समझाएं, वो ही सारी चीज़ें यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जो कि 1 बाय 1 पॉइंट के थ्रू हम समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स इसमें क्या आ गए, हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो कहाँ होती है, गोल्जी एपरेटस में। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स मतलब कि पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, हुई टू बी डिलीवर्ड आइदर इन दी टू दी इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड दी सेल। अब क्या हुआ कि जो पैकेजिंग हुई मीन्स जो फॉर्मेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ प्रोटीन्स का गोल्जी एपरेटस के अंदर, वो क्या होता है, या तो वो इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स, इंट्रासेल्यूलर कहने का मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर की ही लोकेशन में भेजना है उस प्रोटीन को, ठीक है, तो वहाँ पर डिलीवर कर दी जाती है। या फिर अगर सेल के आउटर साइड की लोकेशन जो है उसमें भेजना है तो वहाँ पर ये सीक्रेट कर दी जाती है प्रोटीन। सो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicles. अब ये जो मटेरियल है स्पेशली प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में है, वेसिकल की फॉर्म में, जैसा कि अभी हमने देखा इस फॉर्म में जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। सो वेसिकल की फॉर्म में पैकेजिंग हो जाती है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि फिर उसके बाद ये हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म में आ रहा है हमारा प्रोटीन, ठीक है, जो कि फ्यूज कर जाता है विद द सिस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेज, जो कि हमने देखा कि यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन अनमॉडिफाइड फॉर्म में फॉर्म हुई थी, सिंथेसिस हुई थी, वो वेसिकल की फॉर्म में आई। वेसिकल की फॉर्म में आने के बाद ये जो गोल्जी एपरेटस का सिस फेज था इसके साथ फ्यूज़ कर गई। फ्यूज़ करने के बाद ये क्या है, यहाँ पर ये जो सिस्टर्नी प्रेजेंट हैं इनमें होती हुई ट्रांस तक पहुँचती है और मॉडिफाइड हो जाती है और ट्रांस फेज से इसको रिलीज्ड कर दिया जाता है। अब उसका टारगेट अगर यदि इंट्रासेल्यूलर इनसाइड दी सेल उसकी लोकेशन है टारगेट, तो वहाँ पर, नहीं तो आउटसाइड दी सेल उसको सीक्रेट कर दिया जाता है। सो यही बताया गया है इस वाले पॉइंट में, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the ER, fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the trans phase. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. जैसा कि अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टॉपिक कवर कर रहे थे वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स जो हैं उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। सो बहुत सारी प्रोटीन्स, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होती हैं राइबोसोम्स के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एंड आर मॉडिफाइड इन दी सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस। और जैसा कि हमने देखा कि उसके बाद उनका मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी जो है वहाँ पर होता है। किससे पहले, उससे पहले कि ये ट्रांस फेज जो है उससे रिलीज्ड हो, उससे पहले ही उनका सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन हो जाता है। सो पॉइंट यहाँ पर अगर गहराई में जाने की बात है तो वो ये है कि ट्रांस फेज जो है उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, वो जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, फुल्ली फंक्शनिंग प्रोटीन है, वो रिलीज हो रही है
मॉडिफिकेशन तो उसका सिस्टर्नी जो प्रेजेंट है इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक, गोल्जी एपरेटस इज इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये जो गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, मैच्योरेशन होता है, रिलीज होना, ये सब होने के साथ साथ ये और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनमें रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना या फिर ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स एंड कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस भी होती है, मतलब कि फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन भी देखा जाता है गोल्जी एपरेटस के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आई सिर्फ उसी का मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी का रिलीज हो रहा है, उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। कुछ एंजाइम्स एंड कुछ हार्मोन्स जो हैं उनकी भी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होती है। उसके अलावा एक ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो स्पर्म होता है उसका भी एक्रोसोम वाला जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, गोल्जी एपरेटस में। सो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें स्पर्म का तो वो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो रीजन होता है, हेड वाला यहाँ का जो पार्ट होता है जिसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन भी कहाँ पर होता है, गोल्जी एपरेटस में। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म का डिटेल में डायग्राम बेसिस पर पढ़ा जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो है वहाँ पर भी आएगा कि गोल्जी एपरेटस जो है उससे एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, ये हो गई बात गोल्जी एपरेटस की, गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की। इसके बाद यहीं पर ख़त्म हो जाता है हमारा गोल्जी एपरेटस। इसके बाद आएगा हमारा लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, मॉडिफिकेशन होने के बाद वो रिलीज होती है और अपनी टारगेट लोकेशन तक किस फॉर्म में वो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, अगर यदि इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस में किसी भी पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो नाउ अभी देखते हैं कि जो थर्ड वन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ा जाने वाला सेल ऑर्गेनेली जो है वो है हमारा लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम जो है इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है कि ये जो है ये क्या है, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसको जानते हैं। ये टर्म भी याद रखने वाला है बिकॉज सुसाइडल बैग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो सुसाइडल बैग के नाम से किस सेल ऑर्गेनेली को जानते हैं हम, वो होता है हमारा लाइजोसोम। ठीक है, अब सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइजोसोम है वो इस तरीके के एक वेसिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर में, जो कि ये वेसिकल फॉर्म कहाँ से बन के आ रही होती है, जो हमने गोल्जी एपरेटस अभी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जब इससे इस तरीके का सिक्रीटरी वेसिकल जो है फॉर्म होता है तो इससे ये बर्ड ऑफ हो जाता है, मींस ब्रेक हो जाता है गोल्जी एपरेटस का जो ट्रांसफेज है वहाँ से, और फिर ये इस तरीके से एक वेसिकल फॉर्म में सैक लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है या ओल्ड हो जाती है या फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करना हो अनवांटेड मटेरियल को, तो उसको इसमें जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म करने का काम करते हैं अनवांटेड मटेरियल विद इन द सेल, या फिर कोई ओल्डर सेल हो गई है जो कि अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या फिर सेल डैमेज्ड है,
उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है उसकी हेल्प से। सो इसी बेसिस पर लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो लाइसोसोम जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एक सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंड होता है, ये टर्म भी याद रखना है, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो मेम्ब्रेनस सैक बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। जैसा कि मैंने बताया कि जो गोल्जी एपरेटस का ट्रांस वाला फेज था, मैच्योरिंग फेज, जो कि उसकी जो ट्रांस फेज से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक वेसिकल की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बर्ड ऑफ हो रहा था, पिंच ऑफ हो रहा था, वही आगे चलकर सेल के अंदर वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है? कंटेन करता है 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। सो इसके अंदर 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स लाइसिस, ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने का काम करता है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं, उसमें क्या आ जाता है? लाइपेजेस, जो कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटियाजेज जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेटेज ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। सो इस तरीके के डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, इस टर्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अगर यदि जो लाइसोसोम है इसके नेचर की बात की जाए, ठीक है, तो जो पीएच होता है वो 2 कैटेगरी में होता है, 3 में एक्चुअली। एसिडिक पीएच 1 to 6 तक की जो रेंज होती है वो एसिडिक पीएच होता है। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल में 7 पीएच जो होता है उसको न्यूट्रल पीएच बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक। बेसिक जो होता है वो क्या होता है? 7 to 14 जो है, इतनी रेंज जो है इसको हम बेसिक पीएच के नाम से जानते हैं। सो ये जो लाइसोसोम है इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी एक्टिविटी है, इसका जो काम करने का फंक्शनिंग करने की प्रॉपर कंडीशन है वो कैसी है? एसिडिक पीएच पर एक्टिव होता है। सो ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच 1 से लेके 6 तक की जो रेंज होगी पीएच को, जिसको एसिडिक पीएच के नाम से जाना जाता है, उस पीएच पर ये ऑप्टिमली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटेज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्राटेज नहीं है भाई, ये हाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। प्रोटियाजेज जो हैं वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे। लाइपेजेस जो हैं ये लिपिड्स का ब्रेक करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड जो है उसका भी ब्रेक डाउन होता है इन लाइसोसोम डाइजेशन, मतलब वही हुआ ब्रेक डाउन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा मीन्स हमने बताया था कि विद इन सेल के अंदर में जो डाइजेशन होता है वो लाइसोसोम के थ्रू होता है। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग। जब कोई सेल पुरानी हो जाती है एंड इंजर्ड होती है, डैमेज्ड होती है, या फिर अनवांटेड मटेरियल जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सो ये था थर्ड सेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, जिसमें देखा हमने लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया इम्पॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट कि ये एक्टिव होता है एट एसिडिक पीएच, ठीक है।
ये चीज़। अब ये जो डिफरेंट एंजाइम है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, तो ये किसका डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है इन दी लाइजोसोम। आई होप कि लाइजोसोम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं जो एक और लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बचा है जिसको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। हमने देखा था कि वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है लेकिन स्मॉलर साइज का होता है, इवन हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, कहना मात्र के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें अच्छा खासा बड़ा वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि 90% सेल वॉल्यूम जो है इसी के थ्रू ऑक्यूपाइड रहता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से कुछ इतना बड़ा एक वैक्यूल पाया जाएगा और इतना जो इन्वायरमेंट है सेल का, इसके अंदर न्यूक्लियस और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो भी हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल्स में लार्ज साइज का होता है, 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो इसके थ्रू ही ऑक्यूपाइड रहता है, ठीक। अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लांट सेल्स हैव फ्यू बट लार्जर वैक्यूल्स, ठीक है, वाइल एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वंस। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसे कि ये एक सेल है और ये क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है वो पाया जाता है, सैप मीन्स क्या कहते हैं, एक सेमी लिक्विड फॉर्म का ही कंटेंट होता है। उसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये जो वैक्यूल है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वैक्यूल में कि जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन, सो जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है जिसको फॉर एग्जाम्पल जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन किसी भी नाम से जान रहे हैं, तो उसी तरीके से ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट ये जो है ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटीरियल्स अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरीके से जो वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं, ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराती है, फैसिलिटेट करती है, इनिशिएट करती है उस ट्रांसपोर्ट को। कैसे, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर ऑलरेडी लोअर कंसंट्रेशन में आयंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उधर से ही हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराती है कौन, टोनोप्लास्ट, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन इनटू द वैक्यूल। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर में ये क्या है, ये है वैक्यूल, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम जान रहे हैं टोनोप्लास्ट के नाम से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सेल जो साइटोप्लाज्म में है इसमें कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स, फ्यू आयंस मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर में ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो ये जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट ये क्या करेगी, ऑलरेडी कम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उसी में से वैक्यूल के अंदर और ट्रांसपोर्ट कराने का और
मूव कराने का काम करेगी, किसका, आयंस और मटेरियल्स का, जिसको हम जानते अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराती है। कौन, टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये तो था प्लांट सेल के केस में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसकी कंडीशन। अगर यदि अमीबा के बारे में बात की जाए तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ऑस्मोराइलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। और अगर यदि प्रोटिस्ट की बात की जाए तो प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग दी फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल जब कैसे बनता है कि जो प्रोटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते, इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद उनकी बॉडी के अंदर में एक वेसिकल की फॉर्म में ही स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये हो गया प्रोटिस्ट के बाद में अमीबा के बारे में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है अबाउट वैक्यूल। वैक्यूल जो हैं ये क्या करते हैं, एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है उसको भी कंटेन करने का काम करते हैं, जो कि वॉयलेट ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। सो ये था वैक्यूल के बारे में। और लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हमने स्टार्ट किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ था, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई थी। अब वो प्रोटीन की सिंथेसिस किस फॉर्म में हुई थी, इमेच्योर अनमॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन जो है वो रिलीज हो गई यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के साथ जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस की जो सिस फॉर्म है, जिसको हम फॉर्मिंग फेज के नाम से जानते हैं, उसके साथ क्या हो रहा था, फ्यूज हो जा रही थी। फॉर्मिंग फेज या फिर इसको हम कॉन्वैक्स इस नाम से भी जान रहे थे। ये जो रिलीज्ड है, रिलीज्ड प्रोटीन जो है ये क्या होता है, ये फ्यूज कर जाती है किसके साथ, सिस फॉर्म जो है गोल्जी एपरेटस की वहाँ पर। उसके बाद ये क्या है, गोल्जी सिस्टर्नी जो होती हैं वहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन एंड मैच्योरेशन प्रॉपर फंक्शनिंग की फॉर्म में काम हो रहा होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग की फॉर्म में वो डेवलप हो रही होती है अनमॉडिफाइड प्रोटीन। जब ये मॉडिफाइड हो जाती है तो उसके बाद जो ट्रांसफेज है गोल्जी एपरेटस की, ट्रांसफेज या फिर जिसको हम कॉनकेव के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैच्योरिंग फेज जो है किसकी, गोल्जी एपरेटस की, यहाँ से क्या होती है, जो प्रोटीन है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन रिलीज्ड हुई किस फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में। ये चीज याद रखना है क्योंकि प्रोटीन तो रिलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी हो रही है और ट्रांसफेज जो है वहां से भी हो रही है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से किस फॉर्म में हो रही है, अनमॉडिफाइड में, लेकिन ट्रांसफेज जो है वहां से मॉडिफाइड फॉर्म में रिलीज हो रही है। किस फॉर्म में, वेसिकल फॉर्म में। ठीक है, यही वेसिकल जो है एज अ लाइसोसोम पढ़ा जाता है। अब ये जो वेसिकल है ये क्या है, 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं उनको कंटेन करता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। एक्टिव होता है एट एसिडिक पीएच पर। ठीक, ये चीज़ें हुई एंडोमेम्ब्रेन के अंदर में। आई होप के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यदि फिर भी कोई भी किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेरी आती है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उन लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड अपना कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी जो है उसको प्रॉपर रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।